हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका आईसी का जो आपका सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडी। इसकी वैसे तो मैं आपको इसमें चैप्टर जो आपका प्राकृतिक संसाधन उसके बारे में स्टडी करवाने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। बट मैं आपको एक बार ना इसमें सिलेबस के बारे में भी बता देती हूँ कि जो आपका न्यू पैटर्न बेस पे आपका जो सिलेबस था आखिर था क्या। और जैसे कि कई बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि यूनिट 4 है हमारी, तो फिर लेसन 10 कैसे, तो मैं आपको इस चीज़ के मैं अच्छे से एक बार डिस्कस कर देती हूँ। क्योंकि जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई थी, क्योंकि वो मेरे को शायद से 1 एंड 2 मंथ्स हो चुका है उस वीडियो को प्रोवाइड करवाए, तो वो थोड़ा सा ना वो ओल्ड पैटर्न बेस पे आपका सिलेबस मैंने बताया था। बट मैं आपको अब बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी कि आपके कितने यूनिट्स आ रहे हैं और कितने आपके चैप्टर्स हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको इसके अंदर चैप्टर भी पढ़ाने वाली हूँ प्राकृतिक संसाधन वाला। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और अभी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड होती रहती हैं। तो आइए पहले तो हम इसके सिलेबस के में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर में न्यू पैटर्न बेस में आपका सिलेबस को किस टाइप से उन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो वैसे तो आपके ना इसमें यूनिट 4 है, टोटल यूनिट कितनी है आपकी, टोटल यूनिट 4 है, और इसको इन्होंने 10 लेसन में डिवाइड कर रखा है। मैं आपको एक बार पूरा दिखा देती हूँ कैसे इन्होंने डिवाइड कर रखा है। देखो, इन्होंने 10 लेसन से डिवाइड कर रखा है, तो मैं आपको एक बार पूरा अच्छे से इसके बारे में बता देती हूँ। तो जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है ना, वो आपका पर्यावरण अध्ययन का परिचय, जिसकी वीडियो मैंने आपको पूरी अच्छे से प्रोवाइड करवा रखी है। तो आप उस वीडियो को देख लेना, मैंने उसको यूनिट फर्स्ट डाल के और चैप्टर फर्स्ट डाल रखा है। ओके, तो इसके अंदर आपका ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जा रहा है। यहीं पे आपकी जो यूनिट फर्स्ट है ना, एक तरीके से आप देखें तो यहाँ पे ये फिनिश हो जा रही है। यूनिट फर्स्ट आपकी इतनी सी ही है, लेसन फर्स्ट में ही आपकी यूनिट फर्स्ट पूरी तरह से खत्म हो जा रही है। अब आपका आता है लेसन 2, लेसन 3 एंड लेसन 4। कौन कौन से लेसन 2, 3 एंड 4, जो ये आपके जो लेसन है ना, ये तीनों मिलाकर आपका यूनिट सेकंड बना रहे हैं। कौन सी यूनिट बना रहे हैं, आपका सेकेंड यूनिट बना रहे हैं। और इसी यूनिट में आप क्या पढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र है क्या, उसकी अवधारणाओं के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, पिरामिड के बारे में, जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने ऊर्जा प्रवाह इन सब के बारे में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, मैंने आपको यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है अच्छे से, तो आप उसे जाकर देख लेना। ये पारिस्थितिक तंत्र, जैव भू रासायनिक चक्र, कार्य, ऊर्जा प्रवाह, उत्पादकता, इन सब के बारे में मैंने आपको उसमें अच्छे से क्लियर कर रखा है। और इन सब के बारे में बताया, मीन्स यहाँ तक हमने एक तरीके से आपकी स्टडी करवा दी अच्छे से। और यूनिट सेकंड आपको यहीं पे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर आपको क्या बन रहा है, यूनिट सेकंड बन रहा है, जो आपका है पारिस्थितिक तंत्र वाला। ओके, अब हम देखते हैं जो यूनिट 5th है, यूनिट 6th है, और जो यूनिट 7 लेसन 7 है, ये जो आपके हैं, ये जो 3 है ना, ये आपके, ये आपका कौन सी यूनिट बना रहे हैं, ये आपको बना रहे हैं यूनिट 3rd। कौन सी यूनिट बना रहे हैं, 3rd। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो वैसे नेचुरल रिसोर्सेज, इट मीन्स प्राकृतिक संसाधन के ऊपर। बट इसमें इन्होंने तीनों को अलग अलग कर दिया, जैसे कि हम अलग अलग से ना पढ़ के हम एक साथ भी पढ़ सकते थे, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भूमि संसाधन। बट इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक आपकी चैप्टर्स में इन्होंने बता रखा है। तो मैं आपको ना अभी जो पढ़ाऊंगी ना, वो आपका लेसन 5th पढ़ाऊंगी, जिसके अंदर मैं प्राकृतिक संसाधन में आपको कौन से संसाधन पढ़ाऊंगी, भूमि संसाधन। वैसे हैं तो 3 टाइप्स के संसाधन, बट मैं आपको पढ़ाऊंगी भूमि संसाधन। और जो ये आपका यूनिट, जो आपका लेसन 5, 6 और 7 है, ये आपको कितने टोटल हो जा रहा है, यूनिट 3rd हो जा रही है आपकी। कौन सी यूनिट हो जा रही है, 3rd यूनिट। अब आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने वो आपको थोड़ा मतलब ओल्ड बेस्ड पैटर्न पे आपको मैंने बता दिया था, बट जो आपका न्यू पैटर्न बेस्ड पे जो आपका सिलेबस आया है, वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियरफाई कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट हो गया था उसको देखकर, उस वीडियो को देखकर, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से बता दे रही हूँ। अब जो आपका ये लेसन 8, 9 एंड 10 है, ये जो प्रदूषण के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और मामले का अध्ययन, ये सारे आपके यूनिट 4 में आ जाएंगे। कौन सी यूनिट में, 4 यूनिट में आ जाएगा। उसके अंदर वैसे जैव विविधता से जो नेक्स्ट वाला चैप्टर था ना, यूनिट 5th, उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है। तो आप इसको समझना कि आपकी कौन सी यूनिट हो जाएगी, 4 यूनिट। अब आप समझ चुके कि किस टाइप से डिवाइड है, क्या आपका यूनिट फर्स्ट हो जा रहा है, कौन सी यूनिट, फर्स्ट यूनिट। और जो आपका ये लेसन सेकंड है, 3rd एंड 4th है, इनको मिलाकर आपकी कौन सी यूनिट बन जा रही है, ये आपकी हो जा रही है यूनिट सेकंड हो जा रही है। ओके, और जो आपका ये 5th, 6th एंड 7th, ये आपकी टोटल मिलाकर कितनी हो जा रही है, कौन सी यूनिट हो जा रही है, यूनिट 3rd हो जा रही है। और 8, 9 एंड 10 इनको मिलाकर आपकी यूनिट 4 हो जा रही है। ओके, तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि आखिर में क्या है क्या नहीं है। तो आइए अब हम इस वीडियो का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स मैंने तो आपको ये थोड़ा सा क्लियरफाई करने के लिए इस वीडियो के अंदर ऐड करके मैंने आपको सिलेबस भी थोड़ा सा आपको प्रोवाइड करवा दिया। अब हम देखते हैं कि जो आपका प्राकृतिक संसाधन, जो आपका इट मीन्स लेसन कौन सा है तो यूनिट 3rd, बट लेसन कौन सा है, ये आपका 5th लेसन है। अब इसकी जो प्राकृतिक संसाधन और भूमि संसाधन, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज तो है, नेचुरल रिसोर्सेज में भी हम कौन सा पढ़ेंगे, भूमि संसाधन के ऊपर ज़्यादा मतलब फोकस करके इसमें पढ़ेंगे। भूमि संसाधन के से ही रिलेटेड हम सारी बातें जानेंगे इसके अंदर।
तो फर्स्टली तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हर एक टॉपिक को आप जानने से पहले आपको उसके अंदर का जो वो वर्ड दे रखा है, आपको उस वर्ड का ही मतलब पता होना चाहिए। इट मीन्स आप भूमि संसाधन तो बाद में जानेंगे ना, फर्स्टली तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन है क्या? संसाधन मतलब रिसोर्सेज। वैसे इंग्लिश में अगर आपने वर्ड सुन रखा है तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इंग्लिश के जो टर्म्स होते हैं ना कभी कभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग को मतलब बढ़ाने के लिए। तो यही चीज़ है कि जो प्राकृतिक संसाधन है ना, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जिन भी चीज़ों का प्रयोग, चाहे वो अजैविक हैं, जैविक हैं, जिन भी चीज़ों का हम प्रयोग क्या करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो अब आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि आखिर में प्राकृतिक संसाधन है क्या, जिसका हम अपनी प्रकृति में जो हमें पाया जाता है और जिसका हम यूज़ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। तो ये हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और ये क्या है, ये एक प्रकृति की देन है। जब तक प्राकृतिक संसाधनों का अस्तित्व पृथ्वी में मौजूद है, जब तब तक मानव का भी क्या है, अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। क्योंकि इन संसाधनों की प्राप्ति हमें पृथ्वी से ही होती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पृथ्वी संसाधन भी कहा जा सकता है इसे। इसको हम एक तरीके से प्राकृतिक संसाधन को हम क्या भी कह सकते हैं, हम इसको पृथ्वी संसाधन भी कह सकते हैं। तो आप इस टर्म में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कभी कभी ये टर्म भी दे सकता है आपको एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे आपकी हवा हो गई, जल हो गया, जमीन हो गई, ऊर्जा, खनिज, पेट्रोलियम, ये सब क्या है आपके, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। क्योंकि आप देखते हैं हवा भी हमें प्रकृति से ही मिलती है, नेचर से ही हमें मिलती है हवा। जल भी, जमीन भी, ऊर्जा भी, खनिज भी, सब हमें कहाँ से मिलता है, एक तरीके से अपनी प्रकृति से ही मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है हम इसको किस टाइप से स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि जो आपको इस टाइप से ये भूमि संसाधन, जल संसाधन, शक्ति संसाधन और खनिज संसाधन, बट आपके इसमें सिर्फ 3 दे रखे। जैसे कि मैंने आपको अपने इसमें बताया भी था कि कौन कौन से आपके, एक तो आपका भूमि संसाधन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक जल संसाधन जो आपका लेसन 6 हो जाएगा, और एक ऊर्जा संसाधन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि किस टाइप से हम प्राकृतिक संसाधनों को भी डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली तो हम इसमें बिल्कुल जो भूमि संसाधन के एक एक टॉपिक को हम जानेंगे इसके अंदर, कि जितने भी इसके सब पॉइंट्स है, क्या क्या है भूमि संसाधन, किस लिए उपयोगी है, क्या इसके मतलब इसको खत्म कैसे ये नष्ट हो रहा है, सब कुछ इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को एक बार आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं आपको 100% बता रही हूँ। तो जो है ना, ये प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि मैंने लिख रखा है कि जो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। अब प्राकृतिक संसाधन कितने टाइप के होते हैं, अब आप इन 2 टर्म से तो बचपन से ही वाकिफ है कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब इसका मतलब क्या होता है, जो नवीकरणीय होता है मतलब जिसको हम नया एक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब वैसे संसाधन जिनका लगातार उपयोग करने पर वह फिर से क्या हो सकते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इट मीन्स इसको उत्पन्न होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये आसानी से हमें क्या हो जाता है, एक तरीके से उपलब्ध हो जाते हैं, जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा फिर से प्राप्त किया जा सकता है। इसे हमने क्या कहा है, नवीकरणीय संसाधन का है। अब जैसे आपकी सौर है, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है, ये आपकी नवीकरणीय संसाधन है। वायु है, पवन ऊर्जा है, तो ये हमारे कभी भी आप देख लेना, अगर ये वायु खत्म हो जाए तो क्या हमारी धरती का विनाश नहीं हो जाएगा, इट मीन्स मानव जाति का भी विनाश हो जाएगा। तभी तो कहा है कि जब तक एक तरीके से संसाधन रहेंगे, जब तक मतलब मानव की उत्पत्ति रहेगी हमेशा। तो आपने ये चीज़ लाइन ऊपर मैंने आपको बताई भी थी। तो यही सब क्या है, जल, विद्युत, वन, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन है। अगर वनों को नष्ट कर दिया जाता है तो हम उसको दोबारा से पेड़ पौधे लगा के क्या बना सकते हैं, वन बना सकते हैं। तो यही चीज़ है कि इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सौर मतलब सौर ऊर्जा, अब सौर ऊर्जा में क्या होता है, सूर्य की रोशनी के थ्रू ही तो एक तरीके से जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसी को हम प्राप्त करके अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करते हैं, बनाते हैं। वायु, अब पवन ऊर्जा आपने देख रखे होंगे, जो पवन के चक्के लगते हैं, जो पवन की पंखुड़ियाँ आपने देख रखे होंगे, ऐसे करके वो टर्मिनल टाइप में लगता है। तो ये सब क्या है, ये पवन के थ्रू ये हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये सब हमारे नवीकरणीय संसाधन के अंदर आते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो कभी भी हमें बेसिक अगर पता होता है तो हम आगे कुछ भी हमें आ जाए ना क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से थोड़ा बहुत भी लिंक ना करते हुए हल्का सा भी कुछ इधर से उधर उठा कर दे देता है ना, अगर जिस बच्चे ने बेसिक नहीं पढ़ा होता ना तो वो बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा कर चल रही हूँ कि थोड़ा सा आपको इस चीज़ के ओवरव्यू तो थोड़ा सा माइंड में एक तरीके से आपकी क्लियरिटी हो कि आखिर में प्राकृतिक संसाधन है क्या। अब हम देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि इसके नाम से ही अनवीकरणीय, जिसको नया नहीं बनाया जा सकता, जिसको एक तरीके से पुनः जल्दी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि वैसे संसाधन जो एक बार खत्म होने पर जल्दी से उत्पन्न नहीं होते हैं, जिनको उत्पन्न होने के लिए बहुत ज़्यादा क्या लगता है, समय लगता है, उसे हमने क्या कहा, अनवीकरणीय संसाधन का है।
जैसे आपका कोयला हो जाता है, कोयला अगर बोलते नहीं कि अगर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोयले का यूज़ नहीं करना चाहिए, इनमें से बहुत, अब आपने पढ़ रखा होगा कि कोयले का निर्माण एक तरीके से कितने ज़्यादा पुराने टाइम पहले हुआ है। कोयला जो ज़मीन में दबा रहता है, तो उसका किस टाइप से एक तरीके पुराने टाइम में हुआ था, तो मतलब हज़ारों साल, करोड़ों साल लग जाते हैं कोयले के निर्माण में। तो यही चीज़ कही है ना कि जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं ना, इसको हम जल्दी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये जल्दी से उत्पन्न नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, आखिर में इसका किस किस चीज़ों में उपयोग होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि वायु का उपयोग पवन ऊर्जा के लिए होता है, जानवरों का उपयोग भोजन, कपड़े आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है। ऐसे जो कोयले का उपयोग होता है वो बिजली के उत्पादन में किया जाता है। तो इन सब के उपयोग बता रहे हैं कि अब तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल चुका होगा कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किन किन चीज़ों में करते हैं। आप सौर ऊर्जा को ले लीजिए और पवन ऊर्जा को ले लीजिए, इन सब का हम यूज़ करते हैं ना। जल ऊर्जा भी आपने देख लिया कि पवन के मतलब जो झरने होते हैं, झरने गिर रहे होते हैं, तो इससे भी क्या किया जाता है, ऊर्जा का वो बनाया जाता है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो ये चीज़ें सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण और सौर ऊर्जा आदि के लिए किया जाता है। पौधों का उपयोग कर भोजन, कागज, लकड़ी आदि के निर्माण में किया जाता है। तो आपको अब पता चल चुका है कि आपके जो प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ किस टाइप से होता है। अब हम इनके महत्व के बारे में पढ़ रहे थे कि आखिर में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यही चीज़ है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संतुष्ट करने में हम क्या करते हैं, मदद करती है। पूरी तरह से हमारी जो ज़रूरतों को पूरी तरह से संतुष्ट करने में क्या करती है, एक तरीके से मदद करती है। जो हमारी प्रकृति है वो ही तो हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इन संसाधनों का यूज़ करवाती है। तो इसलिए यही बात कही गई है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट आपका कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि पौधों और जानवरों का उत्पादन और दवा के निर्माण में उपयोग किया जाता है इसका यूज़। जो हम प्राकृतिक संसाधनों का पेड़ पौधे देखते हैं, कितने ज़्यादा पेड़ पौधे कोई कोई से कैसे होते हैं, वो मेडिसिन बनाने में भी हमारी ज़्यादा मतलब वो करते हैं, मदद करते हैं। ऐसे ही किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। अब क्योंकि जिसके पास जितनी संसाधन की एक तरीके से अधिकता होगी, वो उतना ही देश क्या होता है, एक तरीके से वो होता है, प्रबल होता है और मतलब अच्छा होता है। उदाहरण के लिए जैसे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसी को जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता होती है और औद्योगिक विकास के लिए खनिज वो संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो जब होंगे तभी तो हमारे देश का एक तरीके से विकास होगा। कहते हैं ना कि ज़्यादा संसाधन हमारे देश में होते हैं तो आर्थिक विकास की जो हमारी गति होगी वो भी हमारे देश की अधिक होगी। तो यही चीज़ कही गई है। नेक्स्ट आपका इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की इम्पोर्टेंस इसलिए भी कि खनिज कृषि, व्यापार, आयात निर्यात आदि को समृद्ध करके देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का भी आयात निर्यात होता है, तो आयात निर्यात होता है तो विदेशी मुद्रा हमारे देश में बढ़ती है और विदेशी मुद्रा बढ़ती है तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी होती है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा होगा तो थोड़ा थोड़ा सा आप इसको लिंक कर पाएंगे कि किस टाइप से आयात निर्यात हमारे देश की एक तरीके से वो उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा वो होता है, हेल्पफुल रहता है। अब हम देखते हैं भूमि संसाधन, जो आज का मेन टॉपिक है हमारे प्राकृतिक संसाधन के अंदर, क्योंकि हमने ये जान लिया ये सब चीज़ें हमारे एक तरीके से जो आप अभी चैप्टर और पढ़ेंगे ना, जल संसाधन और ऊर्जा संसाधन, अब इनके बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अगर संसाधन वर्ड का मतलब जान लिया, प्राकृतिक संसाधन होता है क्या इसके बारे में जान लिया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको हर एक उसमें ये मदद करेगा। तो अब हम देखते हैं भूमि संसाधन, आखिर में भूमि संसाधन है क्या। तो किसी देश या क्षेत्र के भीतर शामिल भूमि को हमने क्या कहा है, भूमि संसाधन कहा है। जो भी हमारे देश में जितनी भी भूमि है हमने उसी को अपना क्या कहा है, एक तरीके से संसाधन कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि वो हमारी किसी न किसी रूप में क्या करती है, हेल्प करती है। अब मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ, जैसे कि आप खेती करते हैं, कृषि होती है, वो भी हमारी भूमि पे होती है। पेड़ पौधे उगाते हैं, पेड़ पौधे से हमें जो औषधियाँ मिलती हैं वो भी एक तरीके से हमारी भूमि पे ही होती हैं। और आप सिंचाई करते हैं, मतलब अदर जितनी भी आप चीज़ें करते हैं वो सब भूमि से हमें एक तरीके से जो हम रहने का आवास बनाते हैं ये भी एक तरीके से क्या है, ये हमें भूमि से ही तो प्राप्त हो रहा है ना। तो ये हमारे एक संसाधन का रूप में जिससे हमारी क्या हो रही है, एक तरीके से हमारी आवश्यकताओं की क्या हो रही है, पूर्ति हो रही है। तो आपको पता चल चुका है कि आखिर में जो भूमि संसाधन है वो कैसे एक तरीके से हमने क्या कहा है कि क्षेत्र के भीतर शामिल भूमि को हमने क्या कहा है, भूमि संसाधन कहा है। और इसके अंतर्गत कृषि योग्य भूमि, चरगाह भूमि, कृषि योग्य भूमि और जैसे बंजर भूमि, वन भूमि और प्रति भूमि आदि क्या है इसके अंदर शामिल है। ये कुछ वर्ड्स है ना थोड़े से रिपीट हो गए हैं तो आप इसको नेगलेक्ट कर देना। जैसे ये कृषि योग्य भूमि और ये यहाँ पे भी रिपीट हो गया तो आप इसको थोड़ा सा कट कर देना। ओके, ये चीज़ कट कर देना। ऐसे ये बंजर भूमि भी 2 बार रिपीट हो गया है तो अब इसको वो कर देना, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब भूमि हमारी क्या है, शामिल है। अब कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर ही खेती भी करते हैं आप, इसके ऊपर अपने पशुओं को मतलब चराने के लिए भी लाते हैं
और जो हमारी खाली भूमि होती है, जो परती भूमि होती है, जो मतलब खराब हो जाती है, जिस पे हम एक बार फसल उगा लेते हैं, फिर इस फसल को क्या कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए बंजर छोड़ के, मतलब उस पर परती भूमि छोड़कर उसको चले जाते हैं, कहीं और खेती करते थे। पहले लोग ऐसे ही तो करते थे ना, क्योंकि पहले क्या नहीं होता था, रसायन नहीं होते थे जिससे कि हम अपनी मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बनाए रख सके। तो पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि एक खेत में मान लो कि किसी ने उत्पादन किया कुछ, और फिर वो कुछ उत्पादन करके उसको काट लिया, वो फसल उग गई, हमने उसका यूज़ कर लिया। अब उस भूमि को छोड़ के वो कहीं और चले जाते थे, जिससे कि ना उस मिट्टी की जो उर्वरता है ना वो वापस से बन जाए। बट अब क्या होता है, अब तो रासायनिक इतने सारे खाद पदार्थ आ गए हैं कि अब तो उस भूमि को खाली छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। हम उसमें अपने जो जितने भी रसायन होते हैं, खाद पदार्थ होते हैं, उन सब का डालकर एक तरीके से उसको क्या कर देते हैं, उपजाऊ बना लेते हैं उसकी भी मिट्टी को। तो यही चीज़ कही गई है। और इस उपलब्ध भूमि पर मनुष्य विभिन्न क्रियाकलाप करता है, जैसे कि कृषि, पशुपालन करता है, वानिकी, खनन निर्माण का उद्योग, परिवहन करता है। अब आने जाने का भी तो यातायात का साधन भूमि पर ही होता है ना। व्यापार करता है, संचार आदि, इन सभी भूमि संसाधनों से क्या है, संबंधित है। तो आपको पता चल चुका है कि भूमि संसाधन एक तरीके से हमारे लिए कितना यूजफुल है। ये संसाधन हमारी जो क्रियाकलाप होते हैं, हमारी जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस टाइप से ये हमारी एक तरीके से हेल्प करता है। तो जो भूमि संसाधनों को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। अब वो किन किन श्रेणियों में डिवाइड किया, अब इनको देखते हैं हम। कि जैसे कि क्या हो गया हमारा बहुस्थिर संसाधन, जैसे हमारे हो गए भूवैज्ञानिक संरचनाएं और खनिज, ये सब क्या हमारे बहुत स्थिर संसाधन है। वो सेकंड आपका कि मध्य रूप से स्थिर संसाधन, जैसे मिट्टी हो गई, पानी हो गई, ये मतलब नॉर्मल है आपकी, मतलब स्थिर इतनी भी नहीं है, मिडिल टाइप में है। और बहु अस्थिर संसाधन जैसे वनस्पति, जैव विविधता, ये सब क्या है आपकी, ये आपकी बहुत अस्थिर संसाधन है। नेक्स्ट आपका मानव जाति को भूमि द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण संसाधन और सेवाएं। अब हम देखते हैं कि जो मानव जाति है उसको, आपको यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये आप इसको वो कर देना। मानव जाति को भूमि द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण संसाधन और सेवाएं। अब जो भूमि है वो किस टाइप से, जो हम लोग हैं मानव को किस टाइप से वो हमें एक तरीके से सेवाएं प्रदान करती है, जो भूमि है वो किस टाइप से हमें अपनी सेवाएं देती है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि कैसे हम अपनी एक तरीके से जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हम अपनी भूमि से प्राप्त कर पाते हैं। तो उसके बारे में आप जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कृषि। अब कृषि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से, हमारी इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये कृषि पे ही हम डिपेंडेड है। हमारी जो आधी से ज़्यादा जनसंख्या होती है कृषि पे ही एक तरीके से निर्भर रहती है। हमारी जो प्राथमिक क्रिया है, अगर आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं पढ़ी होंगी, तो उसमें हमारी जो प्राथमिक क्रिया वो भी हमारी क्या है, कृषि ही है। क्योंकि पूरा हमारा एक तरीके से हमारी जो वो करने का, हमारी लाइफ सर्वाइव करने का एक तरीके से पहला जरिया हमारा क्या है, कृषि ही है। तो कृषि एक तरीके से हमें, जो भूमि होती है वो हमें कैसे एक तरीके से सेवाएं प्रदान करती है, कृषि के द्वारा। अब कृषि में हम क्या करते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या खाद्य मांग को पूरा करने के लिए जो मानव द्वारा भूमि संसाधन का सबसे प्रमुख उपयोग क्या किया जाता है, कृषि के लिए किया जाता है। कि मानव की एक तरीके से क्या हो, खाद्य मांगों को पूरा किया जा सके। जो हमारी एक तरीके से खाने की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए जो भूमि संसाधन का सबसे मतलब प्रमुख उपयोग किया जाता है। कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है जिसमें भू संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों आदि को उगाने के साथ पशुपालन भी शामिल है। जब कृषि में हम करते तो मतलब हम खेती तो करते ही करते हैं, उसमें हम अपने खादों की जो खाद्य मांगों के पूरा तो करते ही हैं, साथ में हम अपने पशुपालन भी करते हैं, जिससे हमारे पशुओं का भी पेट भर सके। और जो पशु होते हैं वो हमें एक तरीके से क्या देते हैं, दूध देते हैं, दूध उनसे हमें मिलता है। तो ये भी एक तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और दुनिया के कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि बहुत प्रमुख प्रेरक शक्ति है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो आप जान चुके हैं कि किस टाइप से जो भूमि है वो हमें, भूमि जो एक तरीके से भूमि संसाधन है जो हमें, वो किस टाइप से अपनी सेवाएं प्रदान करता है मानव जाति को। अब हम देखते हैं औषधीय पौधे भूमि। अब औषधीय पौधे भूमि एक तरीके से औषधि के रूप में भी एक तरीके से हमें भूमि अपनी सेवाएं प्रदान करता है। अब वो कैसे, क्योंकि हम भूमि पे, मैं आपको एक मतलब छोटे में पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लिखा हुआ नहीं पढ़ रही। अब भूमि पे आपने कोई पेड़ उगाया, पेड़ से हमें क्या मिल रही है, औषधियाँ मिल रही हैं, तो वो औषधियाँ बनाने में यूज़ हो रहा है। तो इसी टाइप से हमने क्या कहा है कि जो भूमि है, वो जो भूमि संसाधन है हमारा, वो हमें एक तरीके से औषधीय पौधे प्रदान करने का भी कार्य करती है, सेवाएं प्रदान करती है। औषधीय पौधे भूमि मुख्य रूप से जंगलों से प्राप्त मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है, जिनका उपयोग प्रागैतिहासिक काल, हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब आप जान रहे होंगे, जिसमें हमारे शास्त्र लिखने के कोई भी साक्ष्य में प्राप्त नहीं होते, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, से मानव समुदायों द्वारा किया जा रहा है। कि जो प्राकृतिक संसाधन है जिनका हम उपयोग उस टाइम से किया जा रहा है कि जिसके बारे में हमें कुछ भी अपने, इट मीन्स जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, हमने उस टाइप को, इसमें आप मान लीजिए कि जिस टाइम पे हमारी जो मानव जाति थी उसकी उत्पत्ति हुई थी, तब से ही प्राकृतिक संसाधन का यूज़ किया ही जाता है। तो यही चीज़ है
कि उष्णकटिबंधीय जंगलों में औषधीय वनस्पतियों का विशाल विविधता नए दवा उत्पादों का एक अमूल्य स्रोत है। और दुनिया के ना लगभग 80% विकासशील देश, जो जैसे विकासशील देश का मतलब आप जान रहे हैं कि जो अभी देश क्या कर रहा है, एक तरीके से विकास कर रहा है, अभी वो विकसित नहीं हुआ है। जो अमेरिका है ना, वो कैसा देश है? जो अमेरिका है वो आपका वो विकसित देश है, क्योंकि वो इसने अपने संसाधनों का बहुत इष्टतम प्रयोग करके एक तरीके से अपने आप को क्या बना लिया, विकसित कर लिया है। बट जैसे भारत है वो अभी विकास कर रहा है, अभी वो विकास की एक तरीके से राह पर है। तो यही चीज़ का है ना कि दुनिया के जो 80% जो लगभग विकासशील देश है ना, वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए इन पारंपरिक औषधियों पर ही निर्भर रहते हैं। आप देखते हैं, आप होम्योपैथी दवाइयाँ खाते होंगे, क्योंकि लोग यूज़ करते हैं होम्योपैथी इंग्लिश मेडिसिन को यूज़ ना करके वो होम्योपैथी मेडिसिन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये सब क्या है कि हमारी जो अभी भी जो जनसंख्या है ना, वो जो प्रकृति से जो वन से हमें प्राप्त होती हैं औषधियाँ। अब आपने देखा कई कई लोग होते हैं कि अगर पैरों पे चोट लग गई, कहीं पे वो गिर गए छोटे बच्चे, तो नीम की पत्तियाँ रगड़ कर और उसका जूस बना के उस पैर मतलब जो चोट लगी हो तो उस पर डाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब अभी भी हम क्या है, एक तरीके से जो अपने वनों पर डिपेंडेड हैं, अपने जो हमारी जो मतलब जो हमारी प्राकृतिक जो वो सर्दियाँ होती हैं उन पर क्या है, डिपेंडेड है। और विकासशील देशों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों के लिए औषधियाँ पौधे विभिन्न छोटी और बड़ी बीमारियों के लिए क्या होता है, एकमात्र उपलब्ध उपचार होता है। और इसके अलावा औषधीय पौधों की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों की तुलना में अधिक लोग उसके महत्व को समझ रहे हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि किस टाइप से जो हमारे लिए जो औषधीय भूमि पौधे हैं, वो किस टाइप से जो भूमि संसाधन जो है वो मानव जाति को किस प्रकार से सेवाएं प्रदान करता है। जो भूमि संसाधन है वो किस टाइप से हमारी जो मानव जाति है उसको सेवाएं प्रदान करता है। एक तो कृषि के माध्यम से, दूसरा आपका औषधीय पौधे के माध्यम से, नेक्स्ट आपका वन आधारित उद्योग और आजीविका। अब हम इससे भी अपनी उद्योग और आजीविका को चलाते हैं। आजीविका क्या होती है, हमारी जो एक तरीके से जो हमारे घर में जो हमारी जो लाइफ है उसको चलाने के लिए भी जो है क्या है, भूमि बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स है। अब वो कैसे कि वनों ने विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लाखों लोगों को जीवन यापन का साधन प्रदान किया है। वन बड़े, मध्यम और लघु उद्योग के लिए कच्चे माल के स्रोत में उपयोग किए जाते हैं। अब ये क्या है, जो वन है वो उद्योगों के लिए कच्चा माल ही तो प्रोवाइड करवाता है। अब आपने देख रखा है कि हमारी जो चीनी है वो कैसे बनती है, जो चीनी हमारी शुगर वो कैसे बनती है, शुगर कैन से, इट मीन्स गन्ने से मिलती है। तो वो गन्ना कहाँ से मिलता है, हमें अपने वनों से ही तो मिलता है, जंगलों से ही मिलता है, कृषि से ही तो मिलती है हमें। और उसी गन्ने को लाकर हम क्या बनाते हैं, एक तरीके से जो हमारी फिल्टर करके बिल्कुल जो चीनी होती है वो बनती है। तो वो एक तरीके से क्या है, वो हमें एक तरीके से कच्चा माल प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारे एक तरीके से उद्योग और जो हमारी आजीविका है उसका एक तरीके से एक बड़ा माध्यम है। और विश्व स्तर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विश्व स्तर पर लगभग 2 अरब लोग खाना पकाने और घरों को गर्म करने के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में ईंधन की लकड़ी और चारकोल का उपयोग करते हैं। अभी भी आप देखते होंगे ना कि अगर गांव के एरिया में आप चले जाएं तो अभी भी चूल्हे का यूज किया जाता है। जो चूल्हा होता है तो उसका यूज़ किया जाता है। उसमें चूल्हे को जलाने के लिए आप देखते हैं कि जो मतलब गोबर के उपले होते हैं या फिर जो लकड़ियाँ होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो अभी भी जो हमारी एक तरीके से जो विश्व की जो जनसंख्या है, जो हमारे देश की जो जनसंख्या है, वो आधे से ज़्यादा क्या है, एक तरीके से इस पर डिपेंडेबल है। और लाखों ग्रामीण परिवार भोजन, ईंधन और औषधियाँ पौधे और निर्माण सामग्री जैसे वन उत्पादों को इकट्ठा करके वो बेच कर क्या करती है, आय प्राप्त करती है। अब वो क्या करती है, इन्हीं से ही इनको बेचती हैं। जैसे अब जैसे हमारे जैसे खेती होती है, कृषि होती है, तो उसमें जो फल सब्जियाँ उगती है, अगर वो उनके परिवार से अधिक हो जाता है तो वो क्या करती है, तो उसको जाके मार्केट में बेचती हैं। तो उससे भी वो क्या करते हैं, उसको बेचकर भी वो आय प्राप्त करते हैं। तो इसलिए कहा है ना कि जो वन है ना, वन आधारित जो उद्योग होते हैं ना, वो हमारे एक तरीके से जो वन आधारित होते हैं वो हमारे उद्योग और आजीविका के लिए बहुत ज़्यादा मेन होते हैं। ओके, तो मैंने इसको आपको पॉइंट में डिस्क्राइब कर रखा है अच्छे से। और कई लोग अपने भूमि से लैंगिंग कंपनियों को लकड़ी बेचते हैं या फर्नीचर और हर्बस। अब जैसे लकड़ियों का आप फर्नीचर भी बना के देखते हैं कि फर्नीचर्स बनते हैं घर में, अलमारी बन जाती है, और मतलब बहुत सी चीज़ें बनती हैं। अब आपने देख रखा होगा अपने घर में टेबल बन जाते हैं, हर एक चीज़ लकड़ियों से बनती है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, एक तरीके से उद्योग और आजीविका का क्या है, एक तरीके से साधन है जो हमारी वन होते हैं। नेक्स्ट है, वन भी अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका में योगदान देते हैं। आप मान लीजिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, पर वो देते हैं। जैसे अब आपने देख ही लिया, हम उसी से क्या करते हैं, खाना भी अपना प्राप्त करते हैं। उनकी लकड़ियों से अब हम क्या करते हैं, ऊर्जा भी ग्रहण करते हैं। ऊर्जा के साथ हम अपने खाना बनाने के लिए ईंधन के तौर पे भी हम उसका यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से देख सकते हैं, क्योंकि वह मिट्टी के पोषक तत्व और फसलों और पशुओं के लिए क्या करते हैं, चारा प्रदान करते हैं। वह फसल के
परागण में भी मदद करते हैं और मिट्टी के कटाव को भी कम करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब आप देखते हैं कि जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधों की वजह से ही तो जो मिट्टी होती है वो हमारी क्या होती है, वो पकड़ी हुई होती है। ये नहीं है कि बाढ़ आई और जो मिट्टी है वो बहाकर कहीं और लेके चली गई, तो वहाँ से मृदा का अपरदन नहीं हो पाता है। मृदा जो है एक तरीके से उससे सेफ होती है। तो ये चीज़ का है ना कि जो वन है ना वो अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें क्या करते हैं, एक तरीके से हमारी आजीविका में हमारे योगदान देते हैं। तो यही चीज़ कही गई है कि विश्व स्तर पर है ना यह अनुमान लगाया गया है ना कि लगभग 1.5 से 2 बिलियन लोग अपनी आजीविका और आय के लिए वनों पर क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। और स्वदेशी समुदायों के लगभग 200 मिलियन लोग लगभग पूरी तरह से वनों पर क्या है, डिपेंड है। तो अब आप समझ चुके हैं कि किस टाइप से हम देख सकते हैं कि विश्व स्तर पर हो चाहे वो हमारे अपने देश के अंदर हो, कि बहुत से लोग क्या हैं, वनों पर ही डिपेंड रहते हैं। अब नेक्स्ट आपका, इसमें मैंने बता दिया कि अब कैसे भूमि का एक संसाधन जो है, भूमि संसाधन में वो क्या कहते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि जो भूमि संसाधन है वो किस टाइप से एक तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान करता है मानव जाति को। तो हमने देखा कृषि के तौर पे, औषधीय पौधे के तौर पे, वन आधारित वन के तौर पे, इट मीन्स जो हमें क्या करता है, उद्योग देता है, आजीविका प्रदान करता है। नेक्स्ट है अब आपका खनिज। अब खनिज कैसे, तो खनिज अशुद्ध अकार्बनिक पदार्थ होता है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की वो पपड़ी में होता है, इट मीन्स उस पर विद्यमान होता है। पृथ्वी की पपड़ी में लगभग सभी खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जिप्सम, मिट्टी, रेत आदि सभी शामिल होते हैं। और खनिज मनुष्य के लिए अत्यंत मूल्यवान होते हैं क्योंकि वे उद्योगों में आवश्यक कच्चा माल है। जैसे कि हमारे वनों में जो सब्जियां होती थी या जो एक तरीके से पेड़ पौधे होते थे या दवाइयाँ होती थी, वो सब एक तरीके से कच्चा माल होती थी किसी भी उत्पादन के लिए। तो उसी टाइप से जो खनिज होते हैं ये भी एक तरीके से कच्चा माल होते हैं और एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं राष्ट्र के समग्र विकास में। पृथ्वी की पपड़ी में उपलब्ध खनिजों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 टाइप के होते हैं, धात्विक होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, खनिज इट मीन्स मिनरल आपके। तो जैसे आपके धात्विक में आ गया लोहा, आ गया एल्युमिनियम, आ गया शीशा, जस्ता, ये सब आ गया आपके। गैर आधात्विक में ग्रेफाइट आ गया, जो आपकी पेंसिल की उसमें नोक में होता है, उसका यूज़ आप देख रहे हैं किस टाइप से हो रहा है, पेंसिल में भी आप यूज़ करते हो उस चीज़ का। या वेल्सपार हो गया, या एस्बेस्टस हो गया, चूना हो गया, पत्थर हो गया आदि। खनिज ईंधन के तौर पे जैसे कोयला हो गया, कोयला का एक तरीके से आप जलाते हैं, कोयले से ईंधन प्राप्त वो करते हैं, ईंधन के तौर पे आप यूज़ करते हैं। ईंधन मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जैसे आप लकड़ी का यूज़ ईंधन के तौर पे करते हैं, उसी टाइप से प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि ये सब क्या है, आपके खनिज ईंधन है। और भारत खनिज संसाधनों में समृद्ध और इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या है, लोहा, एल्युमिनियम और टाइटेनियम, तांबा, शीशा और जस्ता आवश्यक होते हैं। अब आवश्यक होते हैं जिसका एक तरीके से वो जहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। अब जैसे एल्युमिनियम है ना, ये हमें बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त हुआ है। तो मतलब बॉक्साइट जो उसका था ना, वो उसका शुद्ध रूप था। किसका शुद्ध रूप था, एल्युमिनियम का। किसका शुद्ध रूप था, हमारा एल्युमिनियम का जो वो है बॉक्साइट, वो उसका शुद्ध रूप है। तो उसी को हमने क्या कहा है, अयस्क कहा है हमने उसको। तो आप समझ चुके हैं अयस्क होता क्या है। नेक्स्ट है आपका भूमि संसाधन किस टाइप से हमें सेवाएं प्रदान करता है। तो मृदा के बारे में हम देखते हैं कि मिट्टी को पृथ्वी की पपड़ी की सबसे बाहरी परत के रूप में परिभाषित किया जा गया है और पौधों के विकास के लिए प्राकृतिक माध्यम के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। अब वो किस टाइप से कार्य करता है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन है, मतलब जो हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है, जो मुख्य रूप से अपरदन प्रक्रियाओं द्वारा लगातार बनता है और नष्ट होता रहता है। अपरदन प्रक्रिया क्या होती है, एक तरीके से मिट्टी का एक तरीके से आप जब मान सकते हैं कि जैसे कि बाढ़ आती है तो मिट्टी का कैसे हो जाता है, अपरदन हो जाता है। मिट्टी बहाकर कहीं और वो लेकर चला जाता है, तो वहाँ से मिट्टी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहाँ से मिट्टी का एक तरीके से रिसाव हो जाता है, खत्म हो जाती है मिट्टी वहाँ की। तो यही चीज़ है आपका अपरदन प्रक्रिया। और मिट्टी कार्बनिक और खनिज सामग्री का एक जटिल मिश्रण है जो लगातार रासायनिक अपघटन और चट्टानों के यांत्रिक विघटन से बनती है। अब दुनिया भर में मिट्टी अपनी विशेषताओं और गुणों के से संबंध में भिन्न होती हैं। अब आप जानते हैं कि मिट्टी भी कैसे हमारे लिए एक मेन आपका संसाधन के तौर पे है। भूमि संसाधन में मिट्टी आपके किस टाइप से एक आप देखते हैं कि जो मिट्टी होती है वो हमारी फसलों के लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती है। जलोढ़ मृदा होती है जिसमें हमारे एक तरीके से बहुत जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी खेती की जाती है। उसके अंदर जलोढ़ मृदा के अंदर आपकी जो काली मृदा हो जाती है
उसके अंदर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू बादाम, इसकी खेती की जाती है। तो मतलब हर एक खाद्य पदार्थ के लिए अलग अलग टाइप की मृदा की ज़रूरत होती है, और ये मृदा उनको क्या करती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करती है। कितनी उनको मतलब उर्वरता चाहिए, कितना अम्ल, मतलब वो क्षारीय होना चाहिए या अम्लीय होना चाहिए, ये उसी टाइप से डिपेंड करता है उनकी फसलों के आधार पर। और फसल भी उसमें ज़्यादा एक तरीके से उत्पन्न होती है जब उनको उनके अनुरूप क्या मिल जाती है, मृदा प्रोवाइड हो जाती है। तो यही चीज़ कही गई है कि मृदा भी कैसे एक तरीके से हमारे भूमि संसाधन में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आपका भूमि अवक्रमण। अब अवक्रमण का मतलब क्या होता है, भूमि का एक तरीके से मतलब एक तरीके नष्ट होना, भूमि कैसे एक तरीके से खत्म होती जा रही है, उसका दोहन किस टाइप से होता जा रहा है। तो जो भूमि क्षरण को मनुष्य द्वारा अत्यधिक दोहन के कारण भूमि की उत्पादकता क्षमता में गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है। अब जो भूमि क्षरण है, मृदा रसायन और मृदा जैव विविधता को प्रभावित करता है और प्रभावित क्षेत्र की प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं और पारिस्थितिक तंत्र को बदल देता है। सॉरी तो यही चीज़ है कि किस टाइप से जो भूमि वो है, भूमि क्षरण मतलब जो भूमि का दोहन हो रहा है, तो वो कैसे एक तरीके से जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। अब पहले तो मैं आपको है ना यहाँ पे जैव विविधता का मतलब क्या होता है ये बताती हूँ। जो जैव विविधता होता है ना, कि जैसे कि आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर जो जीवों में विभिन्नताएं होती हैं, पौधों में विभिन्नताएं होती हैं, यहाँ वहाँ पे कुछ भी जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उन सभी को हमने क्या किया है, जैव विविधता कहा है। जैसे कि आपने पारिस्थितिक तंत्र में भी पढ़ा था कि हर एक जीव एक दूसरे पे क्या होता है, एक तरीके से संतुलन बनाए रखते हैं, एक दूसरे को, कोई जीव किसी के लिए हेल्पफुल रहता है, किसी के लिए कोई जीव हेल्पफुल रहता है। तो ये सब क्या है, जैव विविधता ही है कि जीवों में क्या होना, विविधताएं पाई जाना एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो यही चीज़ है ना, जो भूमि क्षरण है ना, ये इनको भी प्रभावित करता है। वो कैसे, मान लीजिए एक पर्टिकुलर भूमि पर कुछ जीव कुछ मतलब रहते हैं, और अगर वो उनका क्षरण हो जाए, मतलब वहाँ से जो मृदा है, एक तरह भूमि है, उसका एक तरह दोहन कर दिया जाए, वहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए, कोई घर बना दिया जाए, तो वहाँ पे क्या है, वो जैव विविधता जो है खत्म हो जाएगी। तो इस कारण से उस टाइप से क्या करता है, वो एक तरीके से जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। और नेक्स्ट आपका कि प्रभावित क्षेत्र की, अब ये नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि जो भूमि क्षरण ने दुनिया के पारिस्थितिक तंत्र को अत्यधिक दबाव में डाला है। जो आपने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अगर आप यूनिट सेकंड आपने नहीं पढ़ेगी तो आप जाकर उस वीडियो को देख लेना, आपको ये पॉइंट आप अच्छे से उसको लिंक कर पाएंगे। क्योंकि महत्वपूर्ण संसाधन और सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता में तेजी से क्या हो रखी है, कमी आ रखी है। वो भी किसके कारण, भूमि क्षरण के कारण। मतलब भूमि का एक तरीके से उसका दोहन हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, उसका अतिक्रमण हो रहा है। कुछ भी वर्ड आ जाए आप उसको कंफ्यूज मत करना, अतिक्रमण भी हो या अवक्रमण भी, ये सब वर्ड एक ही है। इट मीन्स भूमि का एक तरीके से उसका दोहन होना, उसको खत्म करना, भूमि का एक तरीके से क्षरण करना। तो यही चीज़ है। अब आप इसको मैं बताती हूँ कि अवक्रमित भूमि ने मानव जाति के लिए वस्तुएं, भोजन, लकड़ी व फाइबर, ईंधन आदि की आपूर्ति की क्षमता को क्या कर दिया, कम कर दिया है। नेक्स्ट अब आपका कि इस भूमि क्षरण के आखिर में कारण क्या है, आखिर में इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भूमि का एक तरीके से क्षरण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, अवक्रमण हो रहा है। तो इसका एक तो रीजन है वनों की कटाई हो रही है। अब वनों की कटाई का मतलब क्या है कि वन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कटाई के कारण आपका भूमि एक तरीके से वहाँ की नष्ट हो रही है। मिट्टी के कटाव के कारण सूख, ये दोनों एक दूसरे से पॉइंट है ना, कोरिलेट करते हैं। सूखे बाढ़ के कारण, मृदा प्रदूषण के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण, वो शहरीकरण के कारण। अब मैं आपको एक एक करके इन पॉइंट्स को अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ, तो आप इसको देख लें। अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि मिट्टी के कटाव के कारण किस टाइप से जो भूमि का एक तरीके से क्षरण हो रहा है। अब हम देखते हैं मिट्टी के कटाव के कारण। तो भूमि का निम्नीकरण एक बड़ी चुनौती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिससे शीघ्रता से निपटने की क्या है, आवश्यकता है। न केवल प्रभावित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बहाल करने के लिए, बल्कि मानव समाज में आर्थिक विकास और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए भी। ये नहीं कि ओनली पारिस्थितिक तंत्र को पे दबाव ना हो, जैव विविधता पे दबाव ना हो या जैव विविधता नष्ट ना हो, इस कारण से हम ओनली भूमि क्षरण को कम करना चाह रहे हैं। हम बहुत से रीजनों के कारण, किस रीजन के कारण, अपने आर्थिक विकास के कारण और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जो भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, ये निम्नीकरण वर्ड भी आ सकता है, आपसे कुछ भी करके पूछ सकते हैं कि भूमि के क्षरण के कारण बताइए, भूमि के अतिक्रमण के कारण या भूमि के निम्नीकरण के कारण। मतलब ये कोई भी टर्म यूज कर सकता है, निम्नीकरण यूज कर सकता है, अतिक्रमण पूछ सकते हैं आपसे, अवक्रमण करके पूछ सकता है, भूमि का क्षरण करके पूछ सकता है, कुछ भी करके आपको क्वेश्चन वो बना कर दे देगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब हम देखते हैं कि मिट्टी के कटाव के विभिन्न
प्राकृतिक और मानव जाति वो मानव जनित कारण है कि मिट्टी का जो कटाव हो किस टाइप से हमारे जो मानव एक तरीके से इसका महत्वपूर्ण कारण होते हैं। किसी भी काम में अगर बिगाड़ होता है तो वो हमारे एक तरीके से मानव जाति के कारण ही होता है। अब वनों की कटाई होती है वो किस कारण से होती है, क्योंकि हम अपने के लिए क्या बनाते हैं, रहने के लिए आवास बनाने लग जाते हैं। इस कारण से जो भूमि एक तरीके से हम नष्ट करते जा रहे हैं, जो जंगलों का विनाश करते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, जिससे कि हम क्या कर सके, अपने रहने के लिए आवास बनाए। बट ये हम भूल जाते हैं कि आखिर में जो हम वनों का नाश कर रहे हैं तो उससे एक तरीके से हमें ही नुकसान है, ये पर किसी को याद नहीं रहता। तो यही चीज़ कही गई है कि किस टाइप से जो मानव जाति है वो किसका क्या कारण है। तो सतह का ढलान, अब पहाड़ी ढलानों में मिट्टी का कटाव अधिक मतलब आम है, जो प्राकृतिक वनस्पतियों को हटाने के साथ बढ़ जाता है। जब पहाड़ी इलाके होते हैं ना, अब आपने देखा होगा सीढ़ी नुमा खेती जैसे ऐसे करके ना, मेरे को ड्राइंग बनाने नहीं आती, तो मतलब कुछ इस टाइप से होता है ये जो ऐसे करके होता है। तो अब आप देखते होंगे ना कि इसमें ना यहाँ पे भी पेड़ पौधे उगा दिए जाते हैं, जिससे कि ना मिट्टी की ना पकड़ को क्या कर सके, एक तरीके से मिट्टी उसको पकड़े रहे, सॉरी पौधे जो हैं उसकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़े रहे। बट क्या हो रहा है, मानव जाति ने क्या कर रखा है, पहाड़ों पर ढलानों पर मिट्टी का कटाव अधिक आम हो गया है, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है कि वनस्पतियों को हटा दिया गया, जिससे के कारण क्या होने लग गया, मिट्टी का एक तरीके से क्षरण हो रहा है, भूमि का एक तरीके से क्षरण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। अब मिट्टी की अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मिट्टी के कटाव के कारण का क्या नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कि मौसम और जलवायु परिस्थितियाँ की उच्च तीव्रता वाली वर्षा, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक कारक भी प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं, बढ़ाते हैं। कि क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रमुख खतरों के साथ इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं लगातार हो रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्षा के कारण ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो उसके कारण बाढ़ आता है, फिर बाढ़ आता है तो जहाँ पे वनों की संख्या कम होती है तो वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी का क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है। तो इस कारण भी क्या होता है, हमारा मिट्टी का कटाव होता है। नेक्स्ट है आपका कि वनों की कटाई के कारण, ये एक दूसरे से पॉइंट एक कोरिलेट कर रहे हैं, बस इन्होंने क्या कर रखा है ना, सब पॉइंट अलग अलग बना रखे हैं। जैसे इसमें आपका मौसम और जलवायु परिस्थितियाँ, ऐसी फिर आपका ये ऊपर वाला हो गया मिट्टी की मात्रा, नेक्स्ट आपका सतह का ढलान। तो ये सब क्या है, ये सब इन्होंने सब पॉइंट बना रखे हैं और इसको एक तरीके से एक ही तरह से डिफाइन बस अलग अलग तरीके से कर रखा है। अब वनों की कटाई, अब इसमें क्या है कि वनों की कटाई से पेड़ों की जड़ों में कमी आती है, जिसने मिट्टी को एक साथ रखने का प्रमुख कार्य किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मिट्टी की जो जड़ वो जो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े हुए रहती हैं, और गड़ के अभाव में मिट्टी के कटाव का क्या हो रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है। जब पर वन ही नहीं रहेंगे तो वनों की जड़ें कहाँ से रहेंगी, और जड़ें नहीं रहेंगी तो एक तरीके से मिट्टी को वो पकड़े भी नहीं रहेंगी, तो उससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव ही होगा। तो एक ये भी कारण है। और नेक्स्ट है आपका व्यापक कृषि और खेती, जब ज़्यादा से ज़्यादा कृषि और खेती होती है तो आधुनिक समय में ना रासायनिक खनन खेती पद्धतियाँ मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ के स्तर और मिट्टी की जैविक विविधता को क्या करती है, कम करती हैं, और मिट्टी की जल की सामग्री को भी क्या कर रही है, कम कर रही है। तो इस कारण से भी क्या हो रहा है, हमारे मिट्टी के कटाव हो रहा है। ये सभी कारण है मिट्टी के कटाव का। अब अतिचरण, जो मवेशियाँ जो होते हैं एक तरीके से वो अपने पशुओं को क्या करने लाते हैं, वो करने के लिए, तो जो मवेशियों को खिलाने वाले लोगों की मांस जैविक जरूरतों को पूरा करने के लिए चराई के लिए वनस्पति के बड़े हिस्से का उपयोग किया जाता है। अब आपने बहुत देख रखा होगा कि बड़े बड़े खेतों में जाके अपने मतलब वो पशुओं को क्या कहते हैं, चराते हैं। तो इस प्रकार अतिचरण से भी मिट्टी का क्या होता है, वो होता है, मिट्टी का क्षरण होता है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो भी तो वो जड़ों को क्या कर रहते हैं, पकड़े रहते हैं। बट अगर उनको ही एक तरीके से पशु जो होते हैं वो चल चल के उसको खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, पौधे होते हैं जो वो खत्म हो जाते हैं, जिससे कि मिट्टी के क्या होता है, क्षरण होता है। तो ये हम क्या किसके अंदर पढ़ रहे हैं कि जो भूमि क्षरण के क्या कारण है। अब भूमि क्षरण के मैंने एक कारण में बता दिया आपको, मिट्टी का कटाव। अब मिट्टी का कटाव किन किन कारणों से होता है मैंने उसके में अच्छे से डिवाइड कर दिया। अब आप देखते हैं वनों की कटाई। अब वनों की कटाई में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि वनों की कटाई वन क्षेत्रों को साफ करना, स्थायी रूप से हटाना, ताकि अन्य उपयोगों के लिए क्या हो सके, वो उपलब्ध हो सके। जैसे कि आप जानते हैं कि वनों की कटाई क्यों जो की जाती है, एक तो जैसे हमारे रहने के लिए, आवास बनाने के लिए, या कुछ भी बनाने के लिए। अब आप देखते हैं कि जो खाली खाली ज़मीनें होती हैं, मतलब जो जंगल होते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और खाली ज़मीन में तब्दील कर दिया जाता है। फिर खाली ज़मीन में जब वो तब्दील होती है तो उसमें कुछ ना कुछ बना लिया जाता है, मॉल, सिनेमा हॉल, एनीथिंग एल्स जो भी। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भी हमारे क्या होता है, मिट्टी का एक तरीके से अतिक्रमण होता है। तो यही चीज़ कही गई है कि वनों की कटाई और भूमि क्षरण मिट्टी के कटाव और मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है, मूल कारण है।
और वनों की कटाई के कारण मुख्य रूप से मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन भूमि को साफ किया जाता है, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, वनों की कटाई की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे रहने के लिए आवास बनाना होता है, हमारी ज़रूरतों का सामान बनाना होता है, मतलब वहाँ पे जैसे मॉल, हॉस्पिटल्स, ये सब बनाए जाते हैं, सिनेमा हॉल, तो ये सब क्या है, ये हमारे वहाँ के जंगलों को काट कर साफ किया जाता है और फिर वहाँ पे कुछ इस टाइप से बना दिया जाता है। किस लिए कब बनाया जाता है, मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही बनाया जाता है। तो वनों की कटाई का मुख्य कारण आप देखते हैं, मतलब प्रमुख कारणों को, कुछ कारणों को देखते हैं। एक कारण तो हमने वैसे ही देख लिया, अब कृषि और वृक्षारोपण की बढ़ती मानव आबादी को जरूरतों को पूरा करने के लिए वन के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा कृषि और वृक्षारोपण क्षेत्रों में उनका रूपांतरण है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा, एक तरीके से वो क्या कहते हैं, उसकी उनकी रहने के लिए आवास की जरूरत होगी, उनकी रहने के लिए आवास की जरूरत होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वनों को काटना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका शहरीकरण, इसमें भी वही चीज़ है कि शहरीकरण वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण है, जो बढ़ती जनसंख्या और पूंजीवाद और वैश्वीकरण का परिणाम है। आवासीय क्षेत्रों, उद्योगों, वाणिज्यिक केंद्रों और विकास परियोजनाओं जैसे सड़कें, रेलवे आदि की स्थापना के लिए भी वनों को साफ किया जाता है। अब आपको पता है कि अगर कोई मतलब रेलवे ट्रैक के बीच रहा हो, तो उसमें क्या किया जाता है, वहाँ के जो जंगल होते हैं उनके बीच में से रास्ता निकाला जाता है, वहाँ के उतने दूर का जो रास्ता होता है वो क्लियर कर दिया जाता है, किससे, वनों से, पेड़ पौधों से, जंगलों से। तो ये सब क्या है, एक तरीके से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो क्या किया जा रहा है, वृक्षों का दोहन किया जा रहा है, वनों की कटाई की जा रही है। तो यही चीज़ कही गई है। नेक्स्ट आपका वनों की कटाई का जो मुख्य कारणों में आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग की के लिए लकड़ी की कटाई। मतलब जो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम लकड़ी का कटाई किस लिए कर रहे हैं, वनों की कटाई हम आखिर में जो हमारी एक तरीके से ईंधन के रूप में हम उसका यूज़ कर सकें, जो या इमारती लकड़ियाँ होती है जिससे हमारे जो फर्नीचर्स होते हैं घर के, उनका यूज़ होता है, वो बनाया जाता है। तो ये सब किससे बनाते हैं, लकड़ियों से तो बनती है ये सब सामान। तो इस कारण भी क्या होता है, वनों की कटाई होती है। जैसे लाखों परिवार अभी भी विचित्र घरेलू गतिविधियों जैसे खाना पकाने, हीटिंग आदि के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में ईंधन की लकड़ी पर ही निर्भर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि गांव में आप अगर जाकर देखेंगे भी तो अभी भी सभी के घर में क्या होते हैं, चूल्हा होते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, लकड़ी को जलाकर और खाना बनाते हैं। और जंगल अभी भी ईंधन की लकड़ी का मुख्य स्रोत है। बढ़ते शहरीकरण ने लकड़ी, फर्नीचर उद्योग, अब जो शहरीकरण बढ़ रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, इमारती लकड़ियों का भी एक तरीके से दोहन हो रहा है। जैसे फर्नीचर्स हो गए, उद्योग को खोलने के लिए, मतलब फर्नीचर्स का भी तो एक उद्योग है ना। आप देखते हैं ना कि फर्नीचर्स तो कभी होता ही नहीं, इंग्लिश टर्म में यूज ही वर्ड नहीं होता, वो फर्नीचर ही होता है, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर है। तो यही चीज़ है। या कुछ खेल के सामान बनाने के लिए उपकरण, इन सब हथौड़ों में भी आप देखते हैं कि जो हथौड़ा होता है उसके पीछे की जो हत्ती होती है वो कैसी होती है, लकड़ी की होती है। तो इन सब में भी क्या किया जाता है, वनों की कटाई की जाती है। तो इसका एक ये मुख्य कारण है। नेक्स्ट आपका एक कारण आपको वनों की कटाई का अवैध कटाई, जिसमें दुनिया के विभिन्न वन क्षेत्रों में अवैध कटाई बहुत आम है। लकड़ी को अवैध रूप से क्या किया जाता है कि विभिन्न उद्देश्यों, विशेष रूप से सजावटी, औषधियां और उद्देश्यों के लिए काटा जाता है। मतलब है ना, वो अगर कोई वो जरूरी नहीं भी है ना, तभी भी हम क्या करते हैं, वनों की कटाई कर देते हैं। जैसे कि जिसे हमने क्या कहा, अवैध कटाई की कैटेगरी में रखा है, जिसमें हम अपने एक तरीके से सजावटी सामान बनाने के लिए हम लकड़ियों का क्या करते हैं, एक तरीके से दोहन कर रहे हैं, लकड़ियों को एक तरीके से काट रहे हैं, वनों को मतलब। और इस अवैध रूप में काटी गई लकड़ियों के लिए कि अमेरिका और यूरोप में बड़े बाजार हैं जो हम करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि व्यापार में आयात निर्यात भी होता है इन सब चीज़ों का। तो आपने देख लिया कि वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है। अब हम देखते हैं, अब मैंने आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस टाइप से जो हमारा भूमि का जो क्षरण हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है, क्योंकि वनों की कटाई हो रही है, जिससे कि कारण क्या हो रहा है, मिट्टी की जो एक तरीके से जो पकड़ने की जो क्षमता है, जड़ों को पकड़ने की, जो पौधे तो पकड़ के रखते हैं ना मिट्टी को, तो वो क्या हो रहा है, एक तरीके से क्षीण हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, मिट्टी के कटाव के कारण भी। नेक्स्ट आपका सूखा और बाढ़। अब सूखे और बाढ़ के कारण कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कितनी अगर बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ में क्या हो जाता है, नदियाँ क्या कर लेती है, मिट्टी को बहाकर कहीं और लेके चली जाती है। तो उसके कारण भी क्या होता है, हमारी जो भूमि का एक तरीके से अतिक्रमण हो रहा है। नेक्स्ट आपका मृदा प्रदूषण। अब मिट्टी में कुछ कुछ बेकार पदार्थ, रसायन डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, मिट्टी का एक तरीके से उर्वरता क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसके कारण भी क्या होता है, एक तरीके से हमारी भूमि का क्षरण होता है। नेक्स्ट आपका बढ़ती शहरीकरण। बढ़ता शहरीकरण मतलब जैसे जैसे शहरीकरण
शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे लोगों की एक तरीके से ज़रूरतें भी बढ़ती जाती है। जैसे आप जानते हैं ना, अगर आप आज आपके पास 10 रुपये की आपको डिमांड है, अगर आपको वो 10 रुपये मिल जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको कितने रुपये की डिमांड हो जाती है, 20 रुपये की डिमांड हो जाती है। फिर वो भी आपकी फुलफिल हो जाएंगे तो फिर आपको 30 रुपये की डिमांड हो जाती है। तो इसी का यही कहा गया है ना कि जो बढ़ता शहरीकरण, मतलब कि जैसे जैसे हमारा जो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है, लोगों की आवश्यकताओं में भी क्या हो रही है, एक तरीके से वृद्धि हो रही है। कि मान लीजिए अभी तो रहने के लिए एक छोटा सा घर है, हमने रह लिया उसमें, फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ जाएगी, हमें फिर एक बड़े घर की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे जैसे हमारी एक तरीके से फुलफिल हमारी नीड्स होती रहती है, तो फिर उसके बाद हमारी क्या कहते हैं, ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं। तो इस कारण भी क्या होता है, भूमि का क्षरण होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने इन 2 पॉइंट्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है, और बाकी पॉइंट्स मैंने आपको एक तरीके से आपको मैंने बोलकर समझा दिया कि किस टाइप से आपको इसके अंदर क्या क्या लिखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है कि भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कदम। अब आप सोचेंगे कि इस सतत प्रबंधन का मतलब क्या है। सतत, जैसे कि आपने अगर सतत विकास के बारे में पढ़ा होगा कि सतत विकास की प्रक्रिया क्या होती है, कि हम क्या कर सके, मतलब जो हम अपने संसाधनों का यूज़ करते हैं, हम उन संसाधनों का इस टाइप से यूज़ करें ना, जिससे कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो भी इस चीज़ का क्या कर सके, यूज़ कर सके। तो वही चीज़ होता है कि एक तरीके से सतत प्रबंधन, कि एक तरीके से ये इसकी कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहे। जो भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, हम इनके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आखिर में सतत प्रबंधन का मतलब क्या होता है, कि हम इसका इस टाइप से यूज़ करें, जो भूमि संसाधन हम इसका इस टाइप से यूज़ करें कि इसका क्या हो सके, कंटिन्यूटी इसकी हमेशा बनी रहे, ये हमेशा क्या रहे, उपलब्ध रहे। तो इसके लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, हम इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट आपका वृक्षारोपण, वन रोपण कह सकते हैं आप, वृक्षारोपण आप कुछ भी कह सकते हैं। कि वृक्षारोपण मतलब एक तरीके से वृक्षों को रोपना। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हम अपने पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि क्या हो, जो हमारा भूमि संसाधनों का भूमि संसाधन जो एक तरीके से नष्ट हो रहे हैं, जिसका अतिक्रमण हो रहा है, अवक्रमण हो रहा है, तो उससे क्या हो सके, बचा जा सकते। तो ये सब कदम उठाने हैं। तो यही है कि वृक्षारोपण भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और मरुस्थलीय के मुद्दे को क्या करता है, दूर करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। क्योंकि हर एक चीज का एक तरीके से आप उपाय मानेंगे तो सबसे ज्यादा क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, वृक्षों का एक तरीके से रोपण करें। तो यही चीज है कि वनों की कटाई के साथ ही, वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में वनों की कटाई, हवा से प्रदूषण, धूल को अवशोषित करके, ग्लोबल वार्मिंग को कम करके, आप देखते हैं कि वन अगर हम उगाते हैं तो उससे कितने ज़्यादा फायदे होते हैं। एक तो हमारी वायु भी दूषित जो होती है वो भी वो हो जाती है, एक तरीके से साफ सुथरी हो जाती है। जो हमारे एक तरीके से धूल के कण होते हैं उससे भी हमें एक तरीके से बचाव होता है। हमारे वातावरण को साफ रखता है वन वन और ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे देश में बढ़ रहा है उसको भी कम करने के लिए एक तरीके से ये हेल्पफुल रहता है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक आवास के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहीं पर एक तरीके से हमारे जो जीव जंतु होते हैं वो सब रहते हैं, तो उनका एक तरीके से आवास होता है। जैसे हमें हमारे रहने के लिए हमें एक घर की जरूरत होती है, तो उसी टाइप से उनको रहने के लिए, जो जीव जंतु होते हैं उनको रहने के लिए एक जंगल, एक आवास की जरूरत होती है, जिसमें एक तरीके से वो पेड़ पौधे होते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी क्या कहते हैं, स्थापना करके लकड़ी और गैर लकड़ी वन उत्पाद प्रदान करने के मानव जीवन की गुणवत्ता में क्या कहते हैं, सुधार करती है। वह प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं और स्थानीय और स्वदेशी समुदायों के लिए आवश्यक जीवन समर्थन प्रणाली है। तो आप समझ चुके हैं कि किस टाइप से जो हमारी एक तरीके से भूमि संसाधनों में हम वृक्षारोपण करके हम कैसे अपने एक तरीके से सतत प्रबंधन के लिए क्या कर सकते हैं, हम कदम उठा सकते हैं। इससे एक तरीके से हमारे बहुत से फायदे होते हैं। अगर वनों का हम रोपण करते हैं तो इससे हमें बहुत से फायदे होते हैं। वन मतलब इट मीन्स वृक्ष, आप समझ जाना। इससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग कम होता है, इससे हमारी जो हवा होती है वो भी वो होती है, मतलब अच्छी हो जाती है। हमारे जो वातावरण में गंदगी, धूल, मिट्टी, कण ये सब साफ सुथरे हो जाते हैं। और जो हमारे जीव जंतु होते हैं उनको रहने के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रोवाइड हो जाता है, पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना हो जाती है अच्छे से। तो यही सब होता है, इसके ये फायदे हैं। नेक्स्ट आपका वन प्रबंधन। अब वन प्रबंधन जो हम भूमि संसाधनों में, अब ये दोनों मैं बोल रही हूँ एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे पॉइंट, जो वन रोपण है या वन प्रबंधन है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें वन प्रबंधन के तहत है ना, वनों की रक्षा के साथ साथ वन लगाना भी शामिल हो जाता है। हम इसमें ये नहीं कि ओनली वनों को हम वनों की रक्षा करें, किसी को काटने ना दें, ये ना करने दें, वो ना करने दें। हम इसमें हम अपने क्या कर सकते हैं, वृक्ष को भी लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इसका वन का प्रबंधन कर सकते हैं, ताकि जो हमारी जो इमारती लकड़ियाँ जिससे हमारे फर्नीचर बनते हैं, या जो हमारी ईंधन के रूप में जो लाऊ लकड़ियाँ जो काम आती है, इसकी आपूर्ति के क्या सुनिश्चित हो सके। वनों को रोग, कीट, आग तथा अतिक्रमण से बचाने का दायित्व भी इसी के अंतर्गत आता है, कि हम वनों के एक तरीके से सुरक्षा भी प्रदान करें। उनमें ये नहीं कि कीट लग जाए, हमने पेड़ पौधे उगाए और उनमें क्या कीड़े खा गए उस पेड़ पौधों को, या उनमें आग लग जाए, या उस पर अतिक्रमण, मतलब इन सबसे बचाने का भी दायित्व हमारा वन प्रबंधन के अंदर आता है। इसके अंदर क्या था हमारा, कि हम एक तरीके से वनों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वन को रोपें,
मतलब वृक्ष लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अंदर है कि वृक्ष तो लगाने ही लगाने हैं, बट उसका प्रबंधन भी करना है। ये नहीं कि ओनली वृक्ष लगा दिया और उसका ध्यान नहीं रखा आपने। मान लीजिए आज आपने घर में एक पेड़ पौधे लगाया और उसका आपने पानी नहीं देते, आप खाद उसमें नहीं डालते, कुछ भी उसका ख्याल नहीं रखते ना, आप ये देखते कि उसको छाँव की ज़रूरत है या धूप की ज़रूरत है, आप उसको कुछ केयर नहीं करते, तो ये एक लॉजिक नहीं होता कि आपने पेड़ वो कर दिया, लगा दिया तो वो हो गया, मतलब हमारा एक तरीके से भूमि संसाधन की हमने रक्षा कर ली। ऐसा नहीं है, इसके लिए हमें उसका वन का प्रबंधन भी करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि भारत को वनों की कटाई को कम करने के उद्देश्य से वन प्रबंधन पर एक नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिए। इट मीन्स इसके लिए कुछ ना कुछ एक तरीके से कानून बनाया जाना चाहिए और इसके साथ ही इन इलाकों की परिस्थिति और जैव विविधता में सुधार करना चाहिए, जो समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा, पानी की उपलब्धता और जलवायु अनुकूल को सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है आपका कि बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, वन उन्मूलन रोकना चाहिए। मतलब कि वन का उन्मूलन, वन को काटने को रोकना चाहिए। वन उन्मूलन का मतलब आप समझ चुके होंगे, मैंने आपको इसलिए बिल्कुल एक एक वर्ड को मैं क्लियरिटी के साथ आपको बताते चलूँ ना, कि जिससे आपको कोई वर्ड में भी कंफ्यूजन ना हो। और फिर भी अगर बाई चांस, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कहीं कुछ वर्ड नहीं रह सकता, अगर कुछ वर्ड रह भी जाते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपको एक तरीके से आपकी क्लियरिटी को बिल्कुल अच्छा कर सकूँ, मैं आपको बता सकूँ। मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको बंजर बेकार जो पड़ी भूमि पर अधिक से अधिक पौधों को लगाकर हम वन उगाने चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, एक तरीके से हमारा वन का प्रबंधन हो सके। नेक्स्ट आपका कि स्थानीय लोगों को वन प्रबंधन तथा वन को उपयोग करने के लिए अधिकार भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप उनका यूज़ करने को उनको अधिकार देंगे ना, तो फिर वो उसको एक तरीके से उनको बड़े सचेत तरीके से वो वनों का ध्यान भी रखेंगे। अगर आपने देख रखा होगा किसी इंसान को किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो वो उसकी इतनी ही केयर करता है, वो उसको इतने ही ख्याल से रखता है, उसको इतने ही प्यार से रखता है, हर एक चीज़ उसकी देखता है। ऐसा नहीं कि फिर उसको छोड़ देता है। अगर आपने उनको ये राइट दे दी ना, तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारे वन का प्रबंधन होता है। तो आपने देख लिया कि भूमि संसाधनों को सतत प्रबंधन के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए। हमने वृक्षारोपण किया, ज़्यादा से ज़्यादा हमने वृक्ष लगाए। फिर हमने वन का प्रबंधन किया कि वनों को एक तरीके से वृक्ष लगाना ही है, उसका प्रबंधन भी करना है, उसको अच्छे से रखना भी है। नेक्स्ट अब खेती के तरीके। अब इसके अंदर क्या है कि जो कीटनाशकों, उर्वरकों और अत्यधिक सिंचाई के उपयोग को कम करने के लिए खेती नए तरीकों को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है। जो एक तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करते हैं, उससे भी जो हमारे क्या होता है, भूमि का एक तरीके से अतिक्रमण होता है। जो हमारी मिश्रित खेती होती है, जैविक खेती होती है, मिश्रित खेती जिसमें हम मतलब अलग अलग टाइप की जो फल ये सब हम क्या कर लेते हैं उसके अंदर उगा लेते हैं। जैविक खेती हो गई, चावल, मछली पालन, नैनो उर्वरकों का विकास, पानी के संरक्षण के लिए सिंचाई तकनीकी में सुधार, महत्व और खाद का उपयोग या और जंगली किस्म के बीजों का उपयोग करना सभी तरीके हैं इसके अंतर्गत। खेती के तरीके में आपको क्या क्या है, आप ये तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, मिश्रित खेती का उपयोग करें, या आप उर्वरकों का विकास करें, मतलब उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको फर्टाइल करें, और मतलब या आप चावल मछली पालन कर सकते हैं, या फिर आप जैविक खेती करें। मतलब इस टाइप से ना एक सुझाव दे रखा आपको। खाद का उपयोग करें, जंगली किस्म के बीजों का उपयोग करें, सभी तरीके क्या है, एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके नए नए तरीके अपना सकते हैं खेती करने के लिए। और मिश्रित खेती, जैविक खेती, यही चीज़ मैंने आपको इसमें यहाँ पे भी लिख दी, थोड़ा सा में भी रिपीट हो गया, आप इसको वो कर देना, क्योंकि कुछ कुछ ना प्रिंटिंग में यही मिस्टेक हो जाती है ना, कि इसमें ना कुछ कुछ वर्ड्स है ना गलत टाइप हो जाते हैं, वरना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। बट आप इसको देख लेना, क्योंकि आप इतने तो समझदार हैं ही कि आप वो बता सकते हैं कि कौन सी लाइन कैसे रिपीट हो रही है। तो ये लाइन रिपीट हो रही है तो आप इसको कट कर देना, ओके। नेक्स्ट आपका जल प्रबंधन। अब जल प्रबंधन के कारण भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी भूमि के एक तरीके से संरक्षण को बनाए रख सकते हैं। तो कैसे, अब वो देखते हैं हम कि पानी मिट्टी का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो पानी है वो मिट्टी का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। आप देखते हैं कि पेड़ पौधों को भी पानी की बहुत ज़्यादा वो ज़रूरत होती है, चाहे वो इंसान हो या चाहे पेड़ पौधे हो या फिर एक जानवर ही क्यों ना हो, वो सबको क्या होता है, पानी की ज़रूरत होती ही होती है। तो यही चीज़ है ना कि और मिट्टी के निर्माण और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो जल होता है, जो पानी होता है, वो उसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए हो या फिर मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए हो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और सतही भूजल दोनों ही नियमित रूप से निगरानी करने की आवश्यकता है, क्योंकि भूजल मतलब जो हमें ज़मीन से जो जल मिलता है की कमी मिट्टी के कटाव और शयन के लिए भी अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। अब आपने देख रखा कि हम अगर अपनी धरती के मतलब ज़मीन के नीचे जाते रहेंगे तो हमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे पानी प्रवाह हमें मिलता है। तो वही चीज़ कहेंगे ना कि हमें जो भूजल को भी क्या करने की ज़रूरत है, नियमित उसके ऊपर निगरानी रखने की ज़रूरत है कि वहाँ का जो जल है वो क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए। अगर आपने देखा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कई कई इलाकों में आप देखते होंगे
कि नल लगे होते हैं, जो नल कुछ इस टाइप से, जैसे गांव में जो नल होते थे जिसको हम चलाते हैं, वो लगे होते हैं, नल लगे होते हैं। तो वो क्या होता है, कभी कभी तो ना उनका इतना कहीं कहीं पे भूजल इतना ज़्यादा होता है ना कि अगर आप थोड़ा सा भी गड्ढा खोदेंगे ना तो वहाँ से पानी निकलने लग जाता है। और कहीं कहीं पे आप देखेंगे ना तो बिल्कुल ही इतना मतलब भूजल होता ही नहीं है। आप इतना गड्ढा मतलब 8 फीट 9 फीट गड्ढा कर लें फिर भी आपको जल की उपलब्धता नहीं दिखेगी। और कहीं कहीं पे आप मान लो 5 फीट या मतलब 8 फीट कुछ भी करते हैं ना तो आपको वहाँ पे जल जल्दी निकल जाता है। तो वो क्या होता है, भूजल की भूई तो जल होता है, मतलब कहीं कहीं पे ज़्यादा कहीं कहीं पे कम, क्योंकि वहाँ का एक तरीके से कैसा यूज़ हो रहा है पानी का वो उस पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं पे आपने देखा है कि वो वर्सल्स भी लगे रहते हैं, तो वो सब क्या है। तो यही चीज़ कही गई ना कि हमें मतलब क्या करना चाहिए, जल का भी एक तरीके से प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए मिट्टी के कटाव को एक तरीके से कम करता है। मतलब ये चीज़ें में ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आपका कि मिट्टी के कटाव, भूमि क्षरण और मत्स्यकरण को रोकने के लिए सरकार और नागरिक दोनों को समन्वित प्रयास से भूजल के अत्यधिक उपयोग को संबोधित करने की आवश्यकता है। तो यही चीज़ कही गई है। अब आप समझ चुके हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, सरकार और जो नागरिक होते हैं उन दोनों का एक तरीके से परस्पर सहयोग होना चाहिए। ये नहीं कि सरकार ने कुछ एक तरीके से कानून बना दिया और हम उसे फॉलो ना करें। अगर हमने उसको फॉलो ही नहीं किया तो फिर वो एक तरीके से इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा, वो इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बेहतर सिंचाई तकनीक, विवेकपूर्ण फसल प्रबंधन और मिट्टी की विशेषताओं को समझना और सतही जल प्रदूषण को कम करना सभी मौजूद संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण कदम है। ये सब कदम उठाकर भी हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, भूमि के जो दोहन हो रहा है उसको बचा सकते हैं और भूमि को एक तरीके से सतत प्रबंधन कर सकते हैं। और यही सब कदम उठाए गए हैं, जैसे आपका जल प्रबंधन हो गया, खेती के तरीकों में चेंजेस करके, वन का प्रबंधन करके, वन वृक्षारोपण करके हम क्या करते हैं, यही सब कदम जो उठाए गए हैं भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन को बनाए रखने के लिए। अब आप समझ चुके होंगे। अब लास्ट पॉइंट है आपका जो है वो क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन करके। इसमें ना जो प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों और प्रथाओं का विकास, लैंडफिल और भूमि पर अन्य क्षेत्रों में जो कचरे के डोपों को कम करने और जो गैर बायोडिग्रेडेबल और अन्य जहरीले यौगिकों की मिट्टी में मिश्रण की मात्रा को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इट मीन्स हम ये नहीं कि मिट्टी के अंदर हमने कुछ रसायन जो जहरीले पदार्थ के तौर पर उसको एक तरीके से अम्लीय कर दें या उसके लिए यूज़फुल ना हो, हम उसको क्या कहते हैं अपशिष्ट वो कर दें। तो इसके भी कदम को एक तरीके से हम उसकी डोपिंग को कम करके हम क्या कर सकते हैं, हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। आपने देख रखा होगा कि आजकल जो मिट्टी के अंदर कितने मतलब खाद्य पदार्थ डाले जाते हैं या फिर वो जो मतलब रसायन डाले जाते हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहे। तो उनके लिए कभी कभी क्या होता है, एक तरीके से हार्मफुल भी होता है अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करें। अगर हमने उसका कम यूज़ किया, नॉर्मल यूज़ किया, तब तो वो उसके लिए यूज़फुल है। बट हमने उसका ज़्यादा जहाँ पे यूज़ किया वो उसके लिए अब वो होता है मतलब जहरीला एक तरीके से काम करता है, जहरीले यौगिक के तौर पर उसका काम करता है। तो हम इसको कम करके भी क्या कर सकते हैं, अपनी जो भूमि संसाधन है इसकी एक तरीके से सतत प्रबंधन कर सकते हैं। तो यही आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड होती रहती है जो आपके एक तरीके से जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यूज़फुल होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अपने सिलेबस के बारे में भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। मैंने इसलिए इसमें आपको इस सिलेबस की जो आपका जो कंफ्यूजन थी उसको भी मैंने क्लियर कर दिया। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।